हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी एसडीजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को पढ़ करके सबने आंसर करना है और सही आंसर भी बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम को देखते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एमसीक्यू क्विज, और साथ ही आपको क्लास के एंड पर मिलेगी इसकी फ्री पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वाज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सप्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। 30 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए। वेयर वाज द यानी सतत विकास को पहली बार कहां समझाया गया था। जल्दी से आंसर करिए। विश्व विकास रिपोर्ट में, ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट में, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रिपोर्ट में, या मानव विकास रिपोर्ट में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर, जल्दी करिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। एसडीजी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट। ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में सबसे पहले सतत विकास को यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी। साथ ही इसके आपको मिलेगा इसका एक्सप्लेनेशन। सही उत्तर ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट है। 1987 में ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट में पहली बार सतत विकास विकसित किया गया। 1987 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण और विकास आयोग के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। चलिए, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन देखिएगा। अतिरिक्त यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1992 में कहां पर हुआ था। री डिजेनेरियो में हुआ था। पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा, एजेंडा 21, जैविक विविधता पर कन्वेंशन, वन सिद्धांत, जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन से निकला है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट पूछी जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले डेवलप हुआ था ब्रटलैंड रिपोर्ट में 1987 में। ठीक है, अब इसको इंग्लिश और हिंदी में एक बार आप पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी द अचीव बाय 2030। कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे कि 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जेंडर इक्वेलिटी, आंसर करिए जल्दी से। इसमें से एसडीजी का गोल नहीं है कौन सा? एसडीजी को प्राप्त करने का जो लास्ट लक्ष्य रखा गया है 2030 तक है, लेकिन इनमें ऐसा कौन है जो कि एसडीजी का गोल नहीं है? लैंगिक समानता, जीरो हंगर, अच्छा स्वास्थ्य और भलाई, या फिर अंतरिक्ष अनुसंधान। ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2, इस समय इनके गोल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च जो कि सतत विकास लक्ष्य नहीं है, सतत विकास को प्राप्त करने का जो ईयर माना गया है 2030 से माना गया है। अंतरिक्ष अनुसंधान, अब थोड़ा सा इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं उनको एक बार आप लोगों को पढ़ना होगा। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा अपनाया, जिसमें कि 17 सतत विकास लक्ष्य यानी कि गोल शामिल हैं। किसी को पीछे नहीं छोड़ना के सिद्धांत पर इसका निर्माण किया गया।
हमारी दुनिया को बदलने के लिए 17 सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के कौन सा इसका सिद्धांत है उसको याद रखना है। पहला इसका लक्ष्य है कोई गरीबी नहीं, भूखमरी नहीं, अच्छा स्वास्थ्य कल्याण, गोल नंबर 3 में, गोल नंबर 4 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 5 में लैंगिक समानता, छठे में स्वच्छ जल स्वच्छता, सातवें गोल में वहनीय स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम, आर्थिक विकास, 9वें गोल में उद्योग नवाचार, असमानता की कमी, 10वें गोल में, 11वें में सतत शहर और समुदाय, 12वें गोल में जिम्मेदार खपत उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन, भूमि पर जीवन। ये सभी सतत विकास के लक्ष्य हैं जिनको आपको सबको पढ़ना है। ठीक है। इन सितंबर 2015 द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डेट इंक्लूड 17 सस्टेनेबल गोल, यानी 17 इसमें गोल हैं और कौन कौन से हैं ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। इनमें से पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दिए होंगे और बताइए भाई उसमें से कौन सा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर करिए। Which of the following watershed development project is sponsored by the central government aim at enabling the rural population to conserve water? निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? क्वेश्चन नंबर 3 अरवरी पानी संसद, हरियाली जल क्रांति अभियान या नीरू मीरू? चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हरियाली इसका सही आंसर है, हरियाली। ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा डिटेल। हरियाली केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा कार्यान्वित एक वाटरशेड विकास और प्रबंधन कार्यक्रम है। यह परियोजना ग्राम पंचायत स्तर पर जन भागीदारी से क्रियान्वित की जाती है। हरियाली प्रोग्राम के उद्देश्य क्या है? सिंचाई के लिए वर्षा जल की एक एक बूंद का संचयन करना, ग्राम समुदाय के लिए आय के स्थायी स्रोत बनाने के साथ साथ पेयजल आपूर्ति के लिए वृक्षारोपण करना। हरियाली कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, जल संचयन और उसका प्रबंधन, नोडल प्राधिकरण यहाँ पर बनाए गए हैं इसके लिए। ठीक है। अतिरिक्त यानी एडिशनल जानकारी देखिए इसकी। ग्राम पंचायत वाटरशेड परियोजना के लिए अलग खाता बनाया जाएगा और जिला पंचायत से प्राप्त सभी प्राप्तियों को इस खाते में जमा किया जाएगा। ग्राम पंचायत वाटरशेड क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह का गठन करेगी। नीरू मीरू योजना आंध्र प्रदेश में एक कार्यक्रम है जिसमें लोगों की भागीदारी के माध्यम से तालाब, चेक, बांधों को खोदकर विभिन्न जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया था। नीरू मीरू क्या है ये देखिए। अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान से जुड़ा हुआ है। आपके सभी क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे। चलिए इस पीडीएफ को आप सब पढ़ लेना इंग्लिश हिंदी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 द एजेंडा 21 of Rio Summit 1992 is related to रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? सतत विकास, प्रदूषक भुगतान, पर्यावरण शिक्षा या ओजोन परत का संरक्षण? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। रियो शिखर सम्मेलन जिसे कि एजेंडा 21 भी कहते हैं, 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? चलिए देखते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं। ऑप्शन नंबर 1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास है ना, सतत विकास से संबंधित है। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीईडी में 178 देशों द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे।
जून 1992 में रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन किया गया था। वियना कन्वेंशन किसके लिए है? ओजोन परत की सुरक्षा के लिए है। 1985 में हस्ताक्षरित एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है, कौन सा? वियना कन्वेंशन। मॉन्ट्रियल क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समताप मंडल की ओजोन परत की रक्षा के लिए एक वैश्विक समझौता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कंट्रीब्यूट्स टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पहला, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, है ना। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा आपको रखना है अपने पास। गोल एक बार सब लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं सीधे 5 पे। Which household waste has an excellent recycling potential? Which household waste has an excellent recycle potential? यानी इनमें से कौन ऐसा है कि जिसको रिसाइकल यानी कि पुनर्चक्रण करना संभावित है या क्षमता है, दोबारा से उसका यूज किया जा सकता है। कौन सा ऐसा घरेलू कचरा है जिसका कि उत्कृष्ट पुनर्चक्रण क्षमता होती है? क्वेश्चन को अच्छे से देखिए फिर आंसर करिए। सब अपने अपने कमेंट करेंगे। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, वेजिटेबल। इसका क्या बन सकता है? सब्जी स्क्रैप, जो सब्जी के जैसे मान लीजिए छिलके बच गए हैं ना, तो उन सब से क्या बन सकता है? आपकी खाद बन सकती है। इसलिए सब्जी स्क्रैप एक ऐसी चीज है जिसका आसानी से दोबारा रिसाइकल करा जा सकता है, जबकि धातु और रबड़ को रिसाइकल करना कठिन होता है और प्लास्टिक का अगर पुनर्चक्रण करना और भी कठिन होता है। इससे पर्यावरण के कई तरीके से लाभ होते हैं। किससे? अगर हम फलों और सब्जियों से खाद बनाएं तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होती हैं। लैंडफिल कचरे को कम करता है। जैविक खाद भस्मक को भेजे गए कचरे की मात्रा को कम करता है। लकड़ी, पानी, खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है। सामग्री के घरेलू स्रोत का दोहन करके आर्थिक सुरक्षा बढ़ाता है। ऊर्जा बचाता है। नए कच्चे माल को इकट्ठा करने की आवश्यकता को कम करके प्रदूषण रोकता है। कौन? जो ये घरेलू कचरा है जो कि रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट टू बी अचीव बाय 2030? निम्नलिखित में से कौन 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले सतत विकास लक्ष्य का हिस्सा नहीं है? 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले एसडीजी गोल का कौन सा हिस्सा नहीं है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी को मुफ्त शिक्षा देना, मुफ्त उच्च शिक्षा देना, फ्री हायर एजुकेशन टू ऑल। सभी को उच्च शिक्षा, वो भी फ्री में देना, एसडीजी का गोल नहीं है। एसडीजी के गोल आपको बताए भी थे। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों द्वारा गरीबी को समाप्त करने, गृह रक्षा करने, सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक आह्वान के रूप में इसको अपनाया गया। 2030 तक इसे शांति और समृद्धि का आनंद ले, इसके लिए इसको बनाया गया। 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, जिसमें से उच्च शिक्षा फ्री में देना ये लक्ष्य नहीं है। 2030 तक व्यवसायिक, तकनीकी, तृतीयक शिक्षा समान तक पहुंच सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी लक्ष्य 4 में आएगा। 2030 तक व्यवसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, लैंगिक असमानता को समाप्त करना, विकलांग व्यक्तियों, स्वदेशी लोगों और कमजोर परिस्थितियों में बच्चों सहित कमजोर लोगों के लिए शिक्षा प्रदान करना, सभी लड़कियां और लड़के 2030 तक प्राथमिक, अभी किसकी बात हो रही थी? प्राथमिक की बात हो रही थी।
अभी आपके सामने क्वेश्चन उच्च शिक्षा का था, इसलिए ये सही नहीं था, जबकि प्राथमिक और माध्यमिक आपको 2030 तक मुफ्त मिलेगी। कौन सी नहीं मिलेगी? हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए आपको खुद से मेहनत करनी होगी, जबकि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा उसमें दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। 7 पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सोलर वाटर पंप से रिलेटेड यहाँ पे आपको बताना है इसका सही आंसर। विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है? हिंदी में देखिए अब। सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा का उपयोग सतह के पंप चलाने के लिए किया जा सकता है, ना कि सबमर्सिबल पंपों के लिए। सौर ऊर्जा का उपयोग सेंट्रीफ्यूगल पंप चलाने के लिए किया जा सकता है, ना कि पिस्टन वाले पंपों के लिए। चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो पहला ही सही है और ना ही दूसरा सही है। ना तो पहला और ना ही दूसरा। जल्दी जल्दी सब देखेंगे क्वेश्चन। पंपों को उनके प्लेसमेंट के आधार पर सबमर्सिबल और सतह पंपों के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। सौर ऊर्जा का उपयोग सतह पर चलने वाले पंपों और सबमर्सिबल पंप दोनों के लिए किया जा सकता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। सौर ऊर्जा का उपयोग सेंट्रीफ्यूगल पंप चलाने वाले पिस्टन वाले दोनों के लिए किया जा सकता है। पंपिंग क्रिया चक्रीय है और इसे पिस्टन, स्क्रू गियर, रोलर्स, डायफ्राम, वैन द्वारा संचालित किया जा सकता है, इसलिए कथन दो भी सही नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम याद रखिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है इसको थोड़ा पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। आज थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी में ये क्वेश्चंस बनाए हैं। द फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी वॉज, एनवायरमेंट के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आंसर करिए। द फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी वॉज, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको इस वीडियो की ये जो क्लास की पीडीएफ है उसका लिंक मिल जाएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, और ना समझ में आए तो कमेंट कर लेना या फिर टेलीग्राम में बता देना। सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा था? जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए जल्दी से वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। The first airport powered by solar energy was ऑप्शन नंबर 2 कोचीन। सही आंसर है कोचीन। ठीक है, कोचीन को पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड केरल को पूरी तरीके से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी में बनने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है और केरल का सबसे बड़ा और व्यस्ततम हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे ने प्रतिवर्ष 5 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभाला है और 15 मेगावाट का सौर ऊर्जा केंद्र लगा है वहां पे, संयंत्र लगा है वहां पे, और 45 एकड़ में 46,150 सौर पैनल भी लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कौन सतत विकास की रणनीति का हिस्सा नहीं है? आंसर करिए।
इंग्लिश हिंदी दोनों में देखिए क्वेश्चन को और आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होगा इसका सही आंसर? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, not compromising on the need of the present generation with respect to future generation। सतत विकास की रणनीति का कौन सा हिस्सा नहीं है भविष्य की पीढ़ियों के संबंध में वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों से समझौता नहीं करना। जैविक खेती अधिक पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरक, खरपतवार नाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग शामिल नहीं, इसलिए विकल्प सही है इसमें। और निजी वाहनों का प्रयोग कम करने से प्रदूषण में कमी आएगी, ये भी सही है विकल्प, है ना। तीसरा विकल्प भी सही है। स्वदेशी समुदाय वनस्पतियों जीवों के आवासों की सुरक्षा का मतलब मानव के साथ साथ पशु और पौधों की जैव विविधता को ध्यान में रखना है जो सतत विकास का हिस्सा है, यानी तीसरा ऑप्शन भी सही है। लेकिन चौथा ऑप्शन गलत है क्योंकि अंतर पीढ़ीगत एक्टिविटी के विचार के खिलाफ जाता है। वर्तमान पीढ़ी के खिलाफ आने वाले पीढ़ियों की जरूरतें समझौता नहीं करना, ये गलत विकल्प है। सतत विकास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जल्दी से, आज बहुत जल्दी जल्दी में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज वॉज अमंग द स्पेसीज क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पेसीज बाय द UN कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज इन February 2020। फरवरी 2020 में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन द्वारा निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति को लुप्त प्राय प्रवासी प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था? ऑप्शंस देखिए, बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, हुलॉक गिबन्स या बंगाल फ्लोरिकन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बंगाल फ्लोरिकन। बंगाल फ्लोरिकन इसका सही आंसर है। फरवरी 2020 में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन के द्वारा बंगाल फ्लोरिकन को लुप्त प्राय प्रवासी प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एशियाई हाथी बंगाल फ्लोरिकन को प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा लुप्त प्राय प्रवासी प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया। बंगाल फ्लोरिकन क्या है? एक बस्टर्ड प्रजाति है जो भारतीय उपमहाद्वीप, कंबोडिया और वियतनाम की मूल निवासी है। बंगाल फ्लोरिकन क्या है ये देख लो, इसकी तस्वीर देख लो ध्यान से। बंगाल फ्लोरिकन की तस्वीर देख लो ध्यान से, क्या होता है ये? जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन पार्टियों का सम्मेलन CMS COP13 बैठक गुजरात के गांधीनगर में और 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति से संबंधित बैठक हुई थी। चलो इसके आगे पढ़ लेते हैं, ये सब तो आपने ही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट was started after submitting a report on environment to the United Nations in 1987. That report was सतत विकास पर चर्चा 1987 में संयुक्त राष्ट्र को पर्यावरण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद शुरू हुई, और वो रिपोर्ट कौन सी थी? जलवायु परिवर्तन पर पहली रिपोर्ट, हमारा साझा भविष्य, जलवायु परिवर्तन पर दूसरी रिपोर्ट या पांचवी आकलन रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट थी? चलिए देखिए इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2, आवर कॉमन फ्यूचर, यानी कि
सतत विकास पर चर्चा 1987 में संयुक्त राष्ट्र को पर्यावरण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद हुई। वो रिपोर्ट का नाम था हमारा साझा भविष्य। एक्सप्लेनेशन भी है हर क्वेश्चन का, तो ध्यान रखिएगा। साझा भविष्य, ठीक है। रिपोर्ट को ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, जैसा कि आपको पता है, इसकी 1987 में जारी किया गया, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर पहली आकलन रिपोर्ट इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी द्वारा 1990 में आई। दूसरी आकलन रिपोर्ट 1996 में आई। पांचवी आकलन रिपोर्ट 2014 में आई। ईयर याद रखिएगा सबके। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू बी मैनेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबको प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक बार कंफर्म कर देना जरा। दिख रहा है? सभी जगह नेटवर्क इशू है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। सतत विकास के लिए किसका प्रबंधन किया जाना है? ऑप्शन नंबर 4, रिसोर्सेस का यानी कि सांधन का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको सबने पढ़ लेना है। सतत विकास की अवधारणा पर पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीईडी के द्वारा जोर दिया गया था। पूरा डिटेल एक बार पढ़ लेना बेटा। जल्दी से दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वन वे ऑफ चेकिंग द एक्सपेंशन ऑफ द थार डेजर्ट वुड बी। थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने का एक तरीका क्या होगा? जल्दी बताइए, बस 2 क्वेश्चन और रह गए। 15 में आपने बताना है कितने क्वेश्चन सही किए आज आपने। थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने का एक तरीका क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 3, थ्रू अफोरेस्टेशन यानी कि वनारोपण के द्वारा। वनारोपण के द्वारा थार मरुस्थल के विस्तार को रोका जा सकता है। थार मरुस्थल के विस्तार को रोकने का तरीका है वनारोपण, यानी ज्यादा से ज्यादा वन लगाइए। वैसे भी सबको लगाना चाहिए। भारत में यह अध्ययन केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान द्वारा दिया जाता है, जो कि राजस्थान में है। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार रेगिस्तान का महत्व क्यों है? क्योंकि परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में। कोड नेम है स्माइलिंग बुद्धा, जिसका था परमाणु परीक्षण का। परीक्षणों का कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। ये सब पढ़ लेना है आपने। मैं जल्दी जल्दी बस आज क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि नेटवर्क सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? जल्दी आंसर करिए। What was the theme of the World Sustainable Development Summit 2021? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 3,
रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल, हमारे साझा भविष्य को फिर से परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण, सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल, भविष्य को सुरक्षित करना, यह द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम था। ठीक है। थीम 2020 टूवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डिकेड काउंट, 2020 का थीम था, 2021 का भी आपको बताया। यह विषयगत ट्रैक 2030 एजेंडा के एसडीजी 6 को प्राप्त करने के बारे में था। थीम 2021 हमारे साझा भविष्य को फिर से परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित और सुरक्षित पर्यावरण। 22 की थीम क्या है? एक लचीले ग्रह की ओर एक सतत और न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना। 21, 22, 20 सबकी जो थीम है ना उसको ध्यान रखना। TERI द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट 2020 की थीम है टुवर्ड्स 2030 गोल मेकिंग द डिकेड काउंट। 2021 की रिडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। थीम 22 टुवर्ड्स अ रेसिलेंट प्लेनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राइट टू द सिटी इज एन एग्रीड, पूरा पढ़ो जरा भाई, आप नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्जाम आपको ही देना है, तो मच बेटर है कि अगर आप पढ़ोगे तो चीजें जल्दी समझ में आएंगी। लास्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 15। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, और इसकी पीडीएफ आपको 10 से 15 मिनट बाद क्लास के मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। देखिए हिंदी में, राइट टू द सिटी एक स्वीकृत मानवाधिकार और यूएन हैबिटेट इस संबंध में प्रत्येक देश के द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं की निगरानी करता है। राइट टू द सिटी शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक और सार्वजनिक स्थानों भागीदारी को पुनः प्राप्त करने का अधिकार देता है। राइट टू द सिटी का अर्थ है कि राज्य शहर में अनाधिकृत कॉलोनियों को किसी भी सार्वजनिक सेवा या सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर 2 एंड 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 2 और 3 होगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना तो हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। मानव अधिकार के रूप में शहर के अधिकार, शहर और संसाधनों के अधिकार, है ना, ये सारी चीजें हैं जो आपने पढ़नी है। अनाधिकृत कॉलोनियां और शहर के अधिकार, ये सब आपके यूजीसी नेट में पूछे जा रहे टॉपिक हैं। स्टेटमेंट में सारे के सारे क्वेश्चन या फिर जिस तरीके से अभी लिया गया है पूरा वैसे ही आएगा। तो गाइस अब ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। अब इसकी पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखिए ऑलरेडी लिंक मेंशन है, उस लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो 10 से 15 मिनट में। आई होप ये इंक्वायरी आपको, ये जो जितनी भी जानकारी है, जितनी नॉलेज है, आप सबको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।